हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज इजराइल फिलिस्तीन जंग को 16वां दिन है। तो इस 16 दिन में क्या कुछ हुआ वो हम आपको रेगुलर अपडेट करते रहे हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि हमास ने दो अमरीकी कैदियों को छोड़ा है, जिनको उन्होंने इजराइल के किबुत्स शहर से पकड़ा था। इसके अलावा ये भी खबर है कि इजराइल ये कह रहा है कि ईयू और यूएस का दबाव है कि जमीनी हमले को अभी ना किया जाए। हमास और इजराइल के बीच में एक दूसरे के खिलाफ उसी तरह से हमले जारी हैं, लेकिन एक बेबसी सी नजर आ रही है ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू होने में। इस वक्त क्या कुछ हालात हैं, कैसे आगे बढ़ेगी जंग, क्या जंगबंदी नजदीक है, अमेरिका क्या कुछ चाह रहा है, कदम आगे बढ़ा करके पीछे हटने की बात क्यों हो रही है, ये सब हम आज समझने वाले हैं सईद नकवी साहब से। सईद नकवी साहब हमें हर संडे हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगा जो बहुत पसंद करते हैं सईद नकवी साहब के जो ऑब्जर्वेशन हैं कि 110 मुल्कों से रिपोर्टिंग करने वाला शख्स, ग्राउंड रिपोर्टिंग, 60 साल से ज्यादा तजर्बा, और वो जब वो सारी चीजें एक जगह इकट्ठा होकर के आती हैं, वो तजर्बात, वो नजरियात, वो दुनिया के मुशाहिदे, तो उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आप इस वक्त तक 2 हफ्ते हो गए जंग शुरू हुए, हमास ने एक बड़ी कार्रवाई की, उसके बाद एक बड़ी तादाद में गाजा में लोग मारे जा चुके हैं इजरायली हमलों में, जिसमें से अस्पतालों पर भी हमले शामिल हैं। एक अस्पताल में एक साथ 500 से ज्यादा लोग मारे गए। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन इस बीच में आए, यूके के प्राइम मिनिस्टर आए, जर्मनी के प्रेसिडेंट भी इजराइल आए। आमतौर पे आपने बहुत सी जंगें कवर की हैं, मैंने भी एक जंग आपके साथ कवर की है। ऐसे इनसिक्योर सिचुएशन में इतने बड़े लीडर्स का इजराइल आना और जमीनी जंग शुरू ना होना, तमाम धमकियों के बावजूद आपको इस जंग का रुख किस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? काजमी साहब, आपने जो इत्तला दी अपने सामीन को कि इतने बड़े बड़े लोग आए हैं कमिसरेट करने के लिए, हमदर्दी दिखाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए इसराइल का, इनमें से किसी एक को भी ये तौफीक क्या हुई कि वो लोग जिनका कि ये वतन एक जमाने में पूरा था, वो जो सिकुड़ते सिकुड़ते, सिमटते सिमटते अब 2-3 जगह एक गाजा बचा है और कुछ खित्ते डिवाइडेड हैं वेस्ट बैंक के, क्या उनकी तरफ भी उनकी नजर गई? किसी से मिले? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी इनिशिएटिव की कमी पर मैं नजर नहीं डाल रहा हूं। मैं पूरे नजरिए पे, फर्ज करिए वो नहीं गए, अरे भाई मीडिया वाले गए, यानी पूरे मीडिया में एकतरफा, यानी यूक्रेन से, अभी उससे पहले मैं न जाऊंगा, यूक्रेन से लेके यहां तक। यूक्रेन में क्या हुआ था कि एक आदमी पागल हो गया है मॉस्को में, जो कि बुचर है, जो कि डिक्टेटर है, जो कि ह्यूमन राइट्स की इज्जत नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता। उसने मासूम लोगों के ऊपर बगैर किसी प्रोवोकेशन के हमला कर दिया। ये नैरेटिव था। अमेरिका के अंदर के बड़े बड़े लोग, थिंकर्स, वो साफ साफ कह रहे थे। एक साहब हैं जॉन मेर्शाइमर, ये हैं
शिकागो यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर। वो कह रहे हैं कि भाई ये आपने प्रोवोक किया इन्हें। एक उनका बहुत बड़ा थिंकर है जॉर्ज कैनन, उसने शुरू ही में कहा था, अब वो उनका इंतकाल हो गया, अब वो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने शुरू में कहा था, देखो ये वो लोग हैं जिन्होंने एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन करके अपने आप को तब्दील करने की कोशिश की है, और तुम उन्हीं के आंख में उंगली भोंक रहे हो रशस के बारे में। इसका रिएक्शन होगा। तुमने वादा किया था गोर्बाचेव से कि तुम नेटो को उधर न बढ़ाओगे, तुम बढ़ाते चले गए, यहां तक कि अब तुम चाहते हो कि यहाँ यूक्रेन में भी नेटो आ जाए। जाहिर है रिएक्शन हुआ नहीं, वो रेड लाइन है, वो नहीं मानेंगे। वैसे ही अब आप हमास पे आ जाइए। यानी एक हमास ने एक कयामत डाली कि 7 तारीख को हमले किए। क्यों हमले? यानी ठीक है हमला किया, एक जंगी सिचुएशन है, ह्यूमन सिविलियंस को मारा, बुरा हुआ, अफसोस आपको भी है, हमें भी है, दुनिया में हर एक को होना चाहिए जबकि सिविलियन लाइफ जाए। मगर ये कि ये किस वजह से हुआ, एक पूरे वेस्टर्न माइंडसेट में रूट कॉजेस पे नहीं जाना। जो हुआ बस ये हुआ, गलती इनकी है, इन्होंने गोली चलाई। अरे भाई इन्होंने गोली इसलिए चलाई कि आपका जैक बूट, आपके जूते उनकी गर्दनों पे 75 साल से है। अब मैं 75 साल की लिटनी और कैटलॉग तो ना करूंगा, 2021 की बात कर लीजिए, जिसको कि ऑपरेशन जेरूसलम सॉर्ड कहा जाता है। यानी वहां भी पहली दफा रॉकेट इधर से गए। अरे हैरत हुई, इतनी प्रिपेयर्डनेस हमास के पास 2021 में। 2060 फलस्तीनी मारे गए। 11 दिन का ऑपरेशन था इजराइल का, उसमें 2060 फलस्तीनी मारे गए। तो ये कोई नई चीज नहीं है। 2000 लोग जख्मी हुए फलस्तीनी, उधर भी होना होंगे, जाहिर है। वो अकाउंट्स, अभी अकाउंटिंग हो जाएगी, पता चल जाएगा। कहने का मतलब ये है काजमी साहब, ये दो तरफा है, और उसमें जब एक रिएक्ट करे, यानी आप हमारी छाती पे बैठे हुए हैं और मैं अगर उठ के आपको थप्पड़ मार दूं तो आपको साहब ये तो देखिए, इसने तो ह्यूमन राइट मुझे चलने फिरने पे रोक दिया इसने, तो उठ के अरे भाई। नकवी साहब इसी पे मैं थोड़ा सा आपसे और क्लैरिफिकेशन मांग लूं। एक तरफ हुकूमत है और दूसरी तरफ की हुकूमत को तस्लीम ही नहीं किया जाता, उन्हें नॉन स्टेट एक्टर कह के टेररिस्ट कह दिया जाता है। वो दूसरे वाले टेररिस्ट हैं, इधर वाले मस्जिद अल अक्सा पर हमले करें, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को मारें, जनिन कैंप में अभी कुछ ही दिन पहले इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। तो ये दुनिया को कंफ्यूज करने के लिए, दुनिया को किस सपोर्ट हासिल करने के लिए उन मजलूमों को टेररिस्ट कह दिया जाता है। तो इसका भी कहीं कोई इलाज है? क्या है यही असल में वो नैरेटिव? भाई हम चाहते हैं कि हम सिंपैथाइज करें इजराइल के साथ भी, अमेरिकन के साथ भी, लेकिन हम मजबूर हैं कि हमारी नजर लौट जाती है उधर को भी नजर। क्या कीजिए, यानी आपने नॉर्थ स्ट्रीम एक पाइपलाइन थी जो कि रशियन गैस जर्मनी और यूरोप को मुहैया करती थी। अमेरिका को यह लगा कि जब तक यूरोप इनके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा तो हमसे इनके ताल्लुकात उतने ना हो पाएंगे और किसी हद तक रूस का इनके ऊपर एक गोया
एक कंट्रोल रहेगा। अच्छा साहब, इसको आपने कैसे खत्म किया? यानी बाकायदा आपने जाके इस अरबों में जो बनाई गई है पाइपलाइन, उसको आपने सबोटाज किया। यानी पाइपलाइन जो एक दूसरे दो मुल्कों के बीच में, यानी बिल्कुल वायोलेशन, जिसको कि डकैती कहिए, यानी हाईवे रॉबरी कहिए, वो तो यानी हम वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, ये आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अरे भाई, हमने माना कि इनका जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो सेकुलर शायद नहीं है। आपका सेकुलर है क्या भाई? ये तो जूइश स्टेट ही है, उसके बरक्स वो हैं। अच्छा अच्छा आपने अच्छा आपकी यहां तक की बात से एक नतीजा, मैं माफ कीजिएगा मैं बीच में रोक रहा हूं, और कभी कभी मुझे दर्शक भी कहते हैं कि नकवी साहब को बोलते रहने दिया कीजिए, लेकिन अभी जो मेरे जहन में एक नतीजा निकल के आया वो ये कि अमेरिका ने रूस से गैस जो पहुंचती थी जर्मनी और दूसरे यूरोपीय मुल्कों को, वो रोकने का काम किया जंग शुरू करके। दूसरी जंग जो अरब मुल्कों से गैस यूरोप पहुंच सकती थी, उसके लिए सीरिया पर एक मुसीबत डाली गई, यानी अपने ही दोस्त मुल्कों को, यूरोपियन मुल्कों का गला घोटने का काम किया अमेरिका ने। तो ये सिर्फ अरबों या मुस्लिम मुल्कों के खिलाफ नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क का गला घोट सकते हैं अपने माली फायदे के लिए। क्या नतीजा ये है? नहीं, वो तो है ही है, वो तो बिल्कुल साफ है भाई। अगर आप तेल की कमी है, गैस की कमी है, तो आप ईरानियन गैस और वेनेजुएलन ऑयल इनको बाजार में क्यों नहीं आने देते भाई? वो भी नहीं आने देते और स्क्वीज कर रखी है मार्केट, और उसमें आप चेरी पिकिंग करो कि नहीं इनसे नहीं, आप इनसे खरीदो। ये क्या बात है? यानी आपको मालूम होना चाहिए कि इस पूरी जंग में जो यूक्रेन में हुई है, इसमें नेट बेनिफिट, नेट मुनाफा एक मुल्क को हुआ है, और उस मुल्क का नाम है अमेरिका। यानी वो गैस जो ₹1 में मिल रही थी, वही रिसाइकिल होके, और वो जनाब अमेरिकन गैस और अमेरिकन ऑयल वो यहां पहुंच रहा है 10 गुने 20 गुने, और लोग खामोशी से बर्दाश्त कर रहे हैं। यूरोप की ये मिजाज क्या है, इसको समझने के लिए मुझे सोचना पड़ता है कि भाई हमने माना कि तुम उनके साथ हो, लेकिन वो इतनी ज्यादती कर रहे हैं, तुम बोलते क्यों नहीं हो? तो ये तो में एक अजीब ख्याल आता है। हाँ जी, और वो ख्याल मैं आपसे शेयर कर लूं। जी 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 बताइए। ये असल में महज देखिए, ये रेसिस्ट है मामला। ये गोरों की कंपनी है, जिसके बारे में लास्ट सितंबर 2022 में मैकरॉन ने एलिसे पैलेस में अपने तमाम डिप्लोमेट्स को, ऑफिशियल्स को इकट्ठा किया और कहा कि भाई ये 400 साल की जो हेजेमनी वेस्टर्न है वो खत्म हो रही है। ये सितंबर 2022 पे, यानी बाकायदा ओपन स्टेटमेंट है ये, वो खत्म हो रही है। आप तो भाई तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तुम्हारे यहाँ लोग सड़क पे आ गए, तुम्हारा मीडिया ये दिखाता नहीं है, हमको तो नहीं दिखाता, तुम्हारे यहाँ तो फिर भी बहुत से मीडिया है, तुम्हें खबर लग जाती होगी, लेकिन यहाँ तो नहीं लगती। आपने क्या किया है कि यूरोप का गला घोट दिया बिल्कुल, और यूरोप खामोश। यानी जो इकोनॉमिक पावर हाउस था जर्मनी, इस वक्त उसको उन्होंने बिल्कुल, ये तकरीबन रिसेशन पे तो नहीं, लेकिन उसके आसपास ले आए। क्यों भाई? और क्यों मतलब क्यों कि गोरे ममालिक जो है इनके हाथ से कुव्वत जा रही है, इसलिए इस वक्त मिले रहो। भाई माफ करना, मैं रेसिस्ट ख्यालात का आदमी नहीं हूं। अगर इसके अंदर भनक रेसिज्म की मिल रही है तो मैं माफी मांगता हूं। अच्छा, और इसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता, कोई दूसरा लॉजिक नहीं है।
नकवी साहब, आपने यूरोप को, अमेरिका को, मिडिल ईस्ट को बहुत नजदीक से देखा है। अब बिल्कुल हो सकता है ये इस टॉपिक से थोड़ा सा हट करके मैं पूछ रहा हूं, लेकिन आपके काज़मी साहब, आपने एक बात पहले कही थी, उसका भी मैं जवाब दे लूं। आपने कहा इतने बहुत सारे लोग यहां आए। जो अहम बात है, जैसे कि उसका वो नॉवल है कि द वाई द डॉग डिड नॉट बार्क, यानी कहानी ये तो थी कि वो कुत्ता, हाउंड ऑफ द बास्करविल्स, समझे, कि वो कुत्ते भौंकते थे, एक दिन नहीं भौंके। तो इस कहानी तो वहां थी। आप आए, पहली दफा तारीख में अमेरिकन प्रेसिडेंट उतरा है, और अरब लीडर, वो अरब लीडर जो कि उसके बिल्कुल पिट्ठू हैं, मसलन अमान, जॉर्डन, उन्होंने मिलने से मना कर दिया। जो उन्हीं के बनाए हुए हैं महमूद अब्बास साहब, नहीं मिल पाए। इसलिए नहीं कि उनका कल्ब बदल गया है, इसलिए नहीं कि हृदय परिवर्तन हो गया है, इसलिए कि वो डरे हुए हैं लोग खड़े हो जाएंगे मेरे खिलाफ। वैसे ही खड़े हैं, सड़क पे नहीं आ सकते महमूद अब्बास साहब, ना वहां पे बादशाह जॉर्डन में। तो इनसे, यानी ये एक अजीब और गरीब सवाल है अमेरिकन प्रेस्टीज का, कि इस इलाके में जिसको कि वो कंट्रोल करते थे, उस बादशाह को जिसको कि उन्होंने बनाया, वो मिलने से इनकार कर दे। ये है दरअसल बुनियादी जो दुनियावी खलफिशार है, उसका एक नमूना ये है। और ये डिक्लाइन जो है, इसकी वजह से इसको आप आगे ले जाएं, अमेरिकन पावर के बगैर इजराइल कुछ नहीं है। बहुत होनहार लोग हैं, बहुत ज़हीन लोग हैं, इल्म का उनके यहाँ जखीरा है, और उनके, लेकिन स्ट्रेटेजिक टर्म्स में अमेरिका अगर पुष्ट पनाही न करे, अमेरिका अगर उनके पीछे न खड़ा हो, तो कल, अब आपको मैं बताऊं एक अभी जो किस्सा हो रहा है। लोगों ने ये कहा कि साहब ये हमास ने इस वक्त इसलिए किया कि सऊदी अरेबिया के और इजराइल के रिश्ते होने वाले थे, वो ना हो। अरे भाई, सऊदी अरेबिया के तो अभी रिश्ते चीनियों के ऑस्पिसीज में ओमान और इराक की मदद से ईरान से हो गए। ईरान से हाथ, क्या ऐसे ही हल्के तरीके से हाथ मिलाया गया? क्या अब वो हाथ जो मिलाया गया है उसको, जैसे वो सर्कस में ट्रेपीज आर्टिस्ट इधर से उधर जाके हाथ छोड़ के दूसरे का हाथ पकड़ लेता है, क्या ये वो होने वाला है? या आप ये समझ रहे हैं कि रियाद दो इम्प्लेकेबल एनिमीज, यानी ईरान और इजराइल, इन दोनों को अपनी छाती से लगा के रहेगा? इसके मानी क्या हुए कि साहब वो मिलाने वाले थे। अगर मिलाने वाले थे तो सवाल ये उठता है कि सऊदी अरेबिया ने ब्रेक रैंक्स क्यों किए? वो ब्रिक्स में क्यों चला गया? उसने ईरान से क्यों हाथ मिला लिया? इसलिए कि अब उसने ये देखा सऊदी अरेबिया के और अमेरिका के रिश्ते इजराइल से ज्यादा पुराने हैं। 1933 से इनके डिप्लोमेटिक टाइज हैं, और 1945 में बहुत अहम बात है ये कि एक जहाज था SS क्विंसी, उस जहाज पे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट गए, अब्दुल अजीज सऊद उस जहाज पे आए, वहां जो अग्रीमेंट साइन किए गए वो ये जैसे आज कहा जाता है नो लिमिट्स वाले अग्रीमेंट जो हुए हैं रूस और चीन के बीच में, उससे ज्यादा, यानी मुझे याद है प्रिंसटन में मैं इससे ब्रेजेंस्की वगैरह इन लोगों से बात करता था कि साहब ये सऊदी अरेबिया के खिलाफ, अरे भाई उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता,
उनसे बहुत गहरे, यानी ऐसे रिश्ते हैं कि हम बता नहीं सकते। तो ये इतने गहरे रिश्ते थे, उसके बावजूद उन्होंने रैंक्स ब्रेक करके ब्रिक्स की तरफ रवाना हो गए और ईरान से हाथ जोड़ लिया। वो क्यों किया? अच्छा, और ये ऑप्शन, क्योंकि सऊदी अरेबिया तो ग्लोबल साउथ की तरफ जा सकता है, उसके पास ये ऑप्शन है। क्या इजराइल अब कहां जाएगा? यानी वो तो इधर चले गए, इजराइल के पास तो ऑप्शन नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हाँ, इसलिए कह रहा हूं कि जो पुष्टपनाही सऊदी की कर रहे थे वही इजराइल की कर रहे थे। सऊद ने देख लिया कि अब इनमें वो दम नहीं है, फ्यूचर उस तरफ है, इसलिए उसने जहाज से वो कूद गया। अच्छा, मैं पास, हाँ, बगैर अमेरिकन सपोर्ट के कुछ नहीं है। अगर अमेरिकन सपोर्ट हट जाए तो इनके साथ क्या हो। लिहाजा मैं नतीजे पे आ रहा हूं, ये जंग लॉजिकल नहीं है कि चलाई जाए आगे। मेरे हिसाब से इलॉजिकल होगा। ये गिदड़ भपकियां होती रहे, हाँ, कुछ इधर ये बदला लेंगे, क्योंकि बदला एक उनकी खसलत में है। ड्यूटरोनॉमी में लिखा हुआ है, एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ। वो होगा किसी हद तक, लेकिन ये कि ग्राउंड फोर्सेस आ जाए। आप मुझे रोक रहे थे, मैं एक दो बातें और भी कह दूं, अगर आप इजाजत दें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ग्राउंड, देखिए, ग्राउंड फोर्सेस अगर आई, इमारतें जब खड़ी होती हैं तो उसमें दरवाजे होते हैं, उनमें खिड़कियां होती हैं, उनमें दरीचे होते हैं, बंदूक की टरेट्स दिखाई देती है। लेकिन जब वो इमारतें ढह जाती हैं तो उनके नीचे जो बेसमेंट्स होते हैं, और यहां तो बेसमेंट तो हो ही बना ही दिए आपने, लेकिन उसके नीचे जो टनल्स हैं, कोई 370 किलोमीटर की हैं टनल्स। वो टनल्स जो हैं उसमें क्या हो रहा है, वहां आप उनसे निपटेंगे कैसे? आप जो झिझक जो है, हिचकिचा जो रहे हैं, वजह ये है कि भाई कहीं वहां जाके लेने के देने ना हो जाएं, लिहाजा खाली कर दो गाजा को और तुम नजीफ में चले जाओ, डेजर्ट में। और इजिप्ट से कहा जा रहा है, इजिप्ट ने जवाब दे दिया, उसने कहा आप कह क्या रहे? मैंने कहा मैं लोगों को सड़क पे ले आऊंगा, सीसी, जो कि कभी आज तक, जो कि इन्हीं का बनाया हुआ है, वो कह रहा है कि भाई यहाँ लोग सड़क पे आ जाएंगे। तो ये हालात है। ये है कि मेरा अपना अंदाजा इस वक्त ये है कि ये मेरे ख्याल में ग्राउंड डिफेंसिव ये ना हो पाएगा। यूरोपियन यूनियन और तमाम साउथ ईस्ट एशिया, आसियान, ये सब ये कह रहे हैं कि भाई ये जंग को ज्यादा ना फैलाओ। अगर फैलाया तो अभी तक तो हमास भी खुल के नहीं आई है, वो हिजबुल्लाह भी खुल के नहीं आया है। मैं एक चीज जो मैं ताजा बताना चाहता हूं वो ये कि अमेरिका ने यह दावा किया है कि यमन के हूथियों की तरफ से इजराइल की तरफ जाते हुए हवाई हमले को उन्होंने नाकाम किया है। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने तैयारी की है कि हूथियों के हमलों को रोक सकें। दूसरे, इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले होने शुरू हो गए हैं। इराक में हजदल शाबी ने कहा है कि अमेरिकी जल्दी से जल्दी बाहर निकलो, इराक छोड़ दो। उधर हिजबुल्लाह की तरफ से भी जवाबी कार्रवाइयां हो रही हैं, छुटपुट की खबरें आ रही हैं। ऐसे में ग्राउंड फोर्सेस, ग्राउंड हमले को रोकने की बात कहना, इधर से ये सब आगे बढ़ना, इसमें क्या बार्गेनिंग चिप जिसे कहा जाता है डिप्लोमेसी में, क्या हमास उस डिप्लोमेसी में और मजबूत होता हुआ नजर आएगा? एक डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई है, वो ये कि 2 अमेरिकी कैदियों को छोड़ा है हमास ने, ये कहते हुए कि हमने इंसानी ह्यूमैनिटेरियन रीजन से उनको छोड़ा है। और अमेरिका से यह कहा गया है कि जब तक और कैदी ना छूट जाएं आप ग्राउंड ऑफेंसिव ना करो। अब इस पूरी पिक्चर को आप कैसे देख रहे हैं?
यही है कि हाँ। आपके पास कोई 200-250 हॉस्टेजेस है, आप उनको धीरे धीरे रिलीज करेंगे। आप नहीं चाहते, जाहिर है कि आपके हाथ में एक 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 बार्गेनिंग चिप की तरह है। अफसोस से कहा जाता है कि भाई इंसान को बार्गेनिंग चिप बनाया जा रहा है, लेकिन अब ये जंग जब होती है तो वो तमाम उसूल दुनिया के बाकी रद्द हो जाते हैं। तो लिहाजा अगर आपको याद हो कि जब सद्दाम हुसैन के पास कई 100 अमेरिकन उसने उनके यहाँ गिरफ्तार थे, आपको याद है कि नहीं? जी, उन्होंने अपने पब्लिक बाकायदा उनको ग्रीट किया, उनको टेलीविजन शो पे लाया गया, उनको खूब खिलाया पिलाया गया, और उसने अपनी फयाजी दिखाने के लिए उन सब के सबको छोड़ दिया। अब आज के जो आइन है, उसूल हैं जंग के, उसको नहीं छोड़ना चाहिए था, उसको तो दो दो करके छोड़ता नहीं। उसने कहा कि नहीं भाई, अब हम इनको बांधी नहीं रखेंगे, हम इनको हॉस्टेज नहीं बनाएंगे। याद है आपको? नहीं? जी भाई वो तो बहुत बड़ी पार्टी हुई थी, 100 सैकड़ों थे, और सबको उसने निकाल दिया। तो एक जमाना वो था कि ये कार्ड नहीं खेला गया। अब ये जमाना ये है कि ये कार्ड खेला जा रहा है, और उसमें दो, अब देखिए आपको अंदाजा नहीं है अभी, ये अमेरिका में जो मीडिया है वो इन दो को कितना प्ले अप करेगा, उससे वहां की पब्लिक ओपिनियन सॉफ्टन होगी। फिर उसके उस पसे मंजर में अब आप देखिए कि प्रेसिडेंट क्या एक्शन देगा। नहीं, ये तो वापस आ गए, अब उनको मारो जाके ना। अब तमाम चीजें, यानी ये बहुत ही कैलकुलेटेड होता है। अभी अब 4 अमेरिकन और छोड़े जाएंगे, और वो इसी तरह से। अच्छा, अब इस बीच में बहुत छोटा सा आखिरी सवाल, हमारे पास वक्त तकरीबन खत्म हो गया है। रूस और चीन का रिएक्शन इसके बाद क्या कुछ रहा, अब तक क्या कुछ रहा, उसे आप कैसे देख रहे हैं? ये बहुत ही अहम है, क्योंकि इस वक्त बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में चीन और रूस का बहुत बड़ा किरदार है। उधर ईरान इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कोई जाने या ना जाने, समझे या ना समझे, वो भी इन्वॉल्व है रेजिस्टेंस फोर्सेस को मदद करने में। आप चीन, रूस, ईरान, इनको आप किस तरह से देख रहे हैं कि इनका रिएक्शन? इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बाइडेन साहब जब यहां आए और ऋषि सुनाक आए, तो उनके ऊपर तो सारा मीडिया दिखा रहा है, आ रहे हैं। हालांकि यहां 2 जगह उनकी भदवी मुलाकात ना हो पाई लोगों से। वहां एक अजीम शान मीटिंग हो गई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का 10वां साल सेलिब्रेट हुआ, कि वहां पे पुतिन थे, जाहिर है सी जिनपिंग थे, ईरान के रईसी साहब थे, और तमाम लीडरान थे, बहुत से ममालिक के जिनके की लिस्ट मेरे पास इस वक्त सामने नहीं है, लेकिन थे। और बहुत अहम बातें हुई इस पे। अरे भाई, इन्होंने कह दिया अफगानिस्तान ने कि अब हम चीन की वो जो पाकिस्तान से कॉरिडोर है, हम उसका हिस्सा होना चाहते हैं। अब पाकिस्तान मना करेंगे, नहीं था हम नहीं करेंगे, हम इनके साथ नहीं होंगे। तो ये पेच आ गया है वहां कि हम कह रहे हैं, हम जो पाकिस्तान से कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। ये तालिबान ने कहा। तालिबान के यहाँ एक मुल्क है जिसने अपना सफीर अभी जाके, गोया क्रेडेंशियल्स, अभी तक तो बहुत से सफारत खाने थे, लेकिन वो पहले से चल रहे थे, ये पहली दफा नया एम्बेसडर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये डिप्लोमेटिक एरियाज में वो लोग खामोशी से चल रहे हैं। वो मीडिया जो हमें और आपको दिखाई देता है, उस मीडिया में उनका तस्करा कम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने बहुत गहराई से चीजें बताई, और आपने बताया कि जंग का जारी रखना इलॉजिकल है आपकी नजर में, और ये ग्राउंड ऑफेंसिव उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां टनल्स और तहखाने और उस किस्म की चीजें हैं, और उसमें सामना करना ग्राउंड ऑफेंसिव में मुश्किल होता है। और शायद इजराइल, उधर से खबर यह भी आ रही है कि इजरायली फौजी
मुंह पर गाली दे रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को कि तुमने ये सब कुछ किया है। ऐसी रिपोर्टें खुद इजरायली मीडिया में आ रही हैं। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में अमेरिका, इजराइल और ये सब कुछ क्या करेंगे। और हमास ने अपनी कामयाब डिप्लोमेसी एक तरह से शुरू कर दी है 2 अमेरिकनों को छोड़ करके। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।